में जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम लेते हैं और बाइसनेस का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं वो कम होगा तो बाइसनेस बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ यूनिट्स अगर ज्यादा होंगे तो बाइसनेस ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो हमें ये पता है कि सोशल सर्वे हम हमेशा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बाइसनेस होती है वो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। दैट इज व्हाई वी जनरली डू अडॉप्ट सोशल सर्वे इन रिसर्च। सेकेंड चीज है कि जब हम सोशल सर्वे करते हैं, सोशल सर्वे इज डन in case of teleological studies. When I talk about teleological studies, that means when you want to analyze or you want to detect the cause and effect relationship. किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको कॉज और इफेक्ट या कार्य और कारण स्थापित करना है तो आप टेलीलॉजिकल स्टडीज के लिए सोशल सर्वे को यूज करेंगे। इसे इस तरह से समझिए कि अगर मुझे ये देखना है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ है, सो हियर व्हेन आई टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, सो कोविड-19 इज अ पॉजिटिव फैक्टर एंड इम्पैक्ट आई एम स्टडीइंग ऑन इकोनॉमी। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अगर मुझे एनालाइज करना है तो आई विल गो फॉर सोशल सर्वे एंड दैट इज नोन एज टेलीलॉजिकल स्टडी। नेक्स्ट, अगर हमें जनरल रूप से अगर किसी भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और भी कोई विशेषताएं या एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडीज करना है, देन वी विल गो फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज एंड इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आल्सो वी यूज सोशल सर्वे। अब आपको यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान देना है कि जब हम एक्सपेरिमेंट स्टडीज की बात करते हैं, in experiment studies we are not going to use social survey. Experiment studies, the data is collected through experiment. There is no necessity of utility of social survey. जब हम empirical research की बात करते हैं, जहां पर empirical research is basically focused on data collection and based on the data only the result is being interpreted. कहने का मतलब है कि empirical research में हमारा जो भी रिजल्ट निकलेगा वो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस पे बेस्ड होता है। तो सर्वे रिसर्च हमेशा इंपेरिकल रिसर्च पे किया जाता है, जबकि जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात करते हैं तो उसमें हम सोशल सर्वे को नहीं यूटिलाइज करते, क्योंकि उसमें जितना भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, इज दैट टाइप्स ऑफ सर्वे। Generally, there are various types of survey. The first one is cross-sectional survey and the second one is the longitudinal survey. When I talk about cross-sectional survey is basically when you collect the data to make inferences about any population at a particular time. You should remember, when I talk about cross-sectional, at one particular time is important. जब हम क्रॉस सेक्शनल की बात करेंगे, इसमें उदाहरण से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू सी सर्वे ऑफ कोविड-19 इन दिल्ली इन द ईयर 2020, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट माय प्रॉब्लम कि मुझे टाइम पीरियड फिक्स है 2020। मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि 2019 में क्या था या 2021 में क्या है। मुझे ये देखना है कि 2020 में कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा। सो व्हेन आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर स्टडी करते हैं, so that becomes cross sectional study and the survey that utilize becomes cross sectional survey. इसी के opposite, when I talk about longitudinal survey, in case of longitudinal survey, what you do, you take repeated observations of the same set of variables across the time period. आप इसमें क्या करेंगे कि subsequently टाइम पीरियड के लिए आप सेम वेरिएबल्स को बार बार एनालाइज करेंगे। एग्जाम्पल से इसे समझिए कि अगर मुझे ये डिटरमाइन करना है, सपोज आई वांट टू कंपेयर द वायलेंस रेट इन दिल्ली इन ईयर 1990, 2000 एंड 2010। ध्यान दीजिए, आई हैव टेकन 3 consecutive years, 1990, 2000, 2010। इन तीनों ईयर्स के अगर मुझे वायलेंस रेट डिटरमाइन करना है कि कितना वायलेंस रेट था, डेफिनेटली आई गेट डाटा and I can do the study. So when I am taking different time period, then that becomes a longitudinal study.
And when I take a single time period, then that becomes a cross-sectional study. So accordingly, when I use for longitudinal survey, for longitudinal study, and cross-sectional study is cross-sectional survey for cross-sectional study. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि longitudinal study के लिए अगर डाटा अवेलेबल नहीं होता है तो we have to focus or we have to rely on cross-sectional study. The next thing is IRB. IRB stands for Institutional Review Board. One of the most important thing that you all should know. अगर हम आसानी से समझें कि IRB वर्क क्या करती है, IRB is Institutional Review Board. Basically, it works to protect the research ethics. अगर if we are conducting a research on the human subjects, and there is a human sensitive issue, and that issue is either hindering the personal security of an individual or the personal identity of the individual or the human rights. कहने की मतलब है कि अगर आप कोई एक सेंसिटिव इश्यू पर अपना रिसर्च करना चाहते हैं और अगर ऐसा जो रिसर्च आप ऑप्ट करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से कभी ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, कभी किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को हिंडर कर रहा है, तब आपको रिसर्च करने से पहले आपको अपना रिसर्च प्रपोजल इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से पास करवाना होगा. एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे रिसर्च करनी है ऐसी लेडीज पर जिनको फिजिकली अब्यूज किया गया है या फिर कंपल्सरी जिन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया गया था. ध्यान दीजिए, एक बहुत एक सेंसिटिव इशू है कि अगर कोई लेडी सेक्स ट्रैफिकिंग में कंपल्सरी इन्वॉल्व की गई और अगर उस पर आपको रिसर्च करनी है तो डेफिनेटली है कि अगर वो लेडी अभी एट प्रेजेंट मर्ज हो गई है सोसाइटी में और आपके रिसर्च के द्वारा अगर उसकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो दैट मे बी अ प्रॉब्लम. इट मे ऑल्सो हिंडर हिज और हर ह्यूमन राइट्स टू. तो ऐसे केसेस में उस रिसर्च प्रपोजल को IRB से पास होना जरूरी है. IRB को पास होने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एग्जेम्प्ट. जब हम एग्जाम की बात करते हैं, सो इन दिस केस व्हाट हैपन, यू सबमिट योर प्रपोजल और IRB को लगता है कि देयर इज नो टेक्निकल इश्यू, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है रिसर्च प्रपोजल में, एंड दे गिव यू द परमिशन टू कंडक्ट द रिसर्च सच दैट देयर इज नो नीड टू रिव्यू. सेकेंड केस होता है एक्सपीडिटेड. एक्सपीडिटेड तब होता है जब IRB को लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत मिनिमम रिस्क है जिसको रिव्यू करने की जरूरत है, तो वो एक छोटी कमेटी फ्रेम करती है, उसमें आपके प्रपोजल को भेजती है और उसके बाद रिव्यू प्रोसेस के बाद ही आपको रिजल्ट पता चलता है. एंड द थर्ड कंडीशन इज फुल. फुल इज अ कंडीशन जब IRB को लगता है कि नो, योर रिसर्च वर्क इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन सम ह्यूमन सब्जेक्ट सेंसिटिविटी कंसर्न्स, और वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से चेक करती है और उसके बाद ही परमिशन देती है कि आप करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते. नेक्स्ट मूविंग इज, अब IRB का रोल सर्वे में क्या है. अगर आपको ऐसे कोई रिसर्च प्रपोजल पे वर्क करना है तो आपको अपना जो भी सोशल सर्वे का फॉर्मेट आप रेडी करेंगे उसको पहले सबमिट करना पड़ेगा IRB को, और लॉन्च करने से पहले बताना पड़ेगा और उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी ऐसे आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में वो सर्वे को यूटिलाइज कर सकते हैं. सेकेंड ये भी है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिन्हें ये पता है कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स में हमारे पास सर्वे टूल्स भी बने होते हैं और इंडेक्सेस भी बने होते हैं. तो अगर हमें उन्हें यूटिलाइज करना है देन वी डू नॉट नीड टू रिव्यू. बट अगर आप अपना कोई रिसर्च टॉपिक जो ह्यूमन सब्जेक्ट की सेंसिटिविटी से जुड़ा है और उसके लिए कोई सर्वे बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू सबमिट योर प्रपोजल टू इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एंड देन you have to ask for the approval, and once when you get the approval then only you will start your survey. Now next thing is the sampling. हालांकि मुझे बताया गया है कि जो सैम्पलिंग जो है वो ऑलरेडी आप लोगों की डील हो चुकी है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम सर्वे की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करें तो डेफिनेटली वी हैव टू ऑप्ट फॉर द सैम्पलिंग प्रोसीजर. सैम्पलिंग क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है सर्वे से, या आपको क्या ध्यान देना है? आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो सैंपल है दैट शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन.
मेक इट श्योर अगर यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आपका सैंपल टू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो आपकी रिसर्च में बायसनेस आ जाएगी. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर व्हेन यू हैव टू कंडक्ट अ सर्वे. स्टार्टिंग पॉइंट. सेकेंडली, do remember that your more concern is not towards sample selection. आपका इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि जितना सैंपल आपने सिलेक्ट किया उतने में से कितने पार्टिसिपेंट्स ने एक्चुअली आपके सर्वे को समझा और एक्चुअली किया. सो आवर फोकस इज मोर टुवर्ड्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सर्वे एंड हैव डन द सर्वे. तो हमारा जो ध्यान ज्यादा जाएगा वो पार्टिसिपेंट्स पे जाएगा. दिस इज अगेन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो शो करता है कि पॉपुलेशन और सैंपल से ज्यादा अगर सर्वे की बात करें तो हम इस बात पे फोकस करते हैं कि कितने रिस्पोंडेंट्स हमारे सर्वे को कर रहे हैं. Now, as we all know that sampling has been told to you also that there are two types of sampling, probability sampling and non-probability sampling. When each unit have the similar chance to be included in the population, that becomes probability sampling. और इस बहुत टाइप की सैम्पलिंग हो सकती है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें हम लॉटरी मेथड में एक बाउल में हमने किया और उसमें से हमने सैंपल यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया, या फिर हमने कोई सिस्टम ऑप्ट किया, कोई भी एनएच सिस्टम, और हमने सिस्टमैटिक तरीके से अपनी सैम्पलिंग को हमने सैंपल को सिलेक्ट कर लिया. सो दैट वुड बी इंक्लूडेड अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. मेरा जो ध्यान है जब मैं सोशल सर्वे की बात करूंगी तो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंस और या मैं ज्यादा आपका ध्यान केंद्रित करूंगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. बेशक आप सब लोग जानते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग व्हेन आई टॉक अबाउट इज दैट व्हेन ईच एंड एवरी यूनिट डू नॉट हैव द सेम चांस टू बी गेटिंग सिलेक्टेड इन द सैंपल. जब सभी इकाइयों की ये समान संभावना नहीं होती कि वो निदर्श में चयनित हो सके तो हम उसे अदैव या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं. अब मैं इस बात को कहती हूँ कि जब आप सोशल सर्वे कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें से मेनली जो मैक्सिमम यूज होती है वो होती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. आपका सोशल सर्वे आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रिसर्च करनी है विमेन एम्पावरमेंट तो मैं ये चाहूंगी जो मेरा सैंपल हो उसमें प्रोपोर्शन ऑफ लेडीज ज्यादा हो. सो आई विल गो फॉर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. मैं उसमें 60% फीमेल्स ले लूंगी और 40% मेल ले लूंगी, क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि विमेन एम्पावरमेंट में मेन का पर्सपेक्टिव क्या है वो भी आए, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस किसकी तरफ होगा? फीमेल्स की तरफ. तो यहाँ पर मैं सोशल सर्वे में स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यूज करें. यहीं पे अगर आपको ये एनालाइज करना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मेन के ऊपर कितना प्रेशर होता है, प्रोफेशनल प्रेशर, तो अगेन यू चेंज द सैंपलिंग. उस वक्त आप मेन का परसेंटेज ज्यादा ले लेते हैं और फीमेल का कम लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्डेंट्स भी उस हिसाब से सिलेक्ट हो जाते हैं. तो जो आपके सोशल सर्वे का रिजल्ट होता है वो भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आ जाता है. नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है जैसे कोटा सैंपलिंग, पर्पसेस सैंपलिंग. आई एम नॉट गोइंग विद दैट. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपलिंग जो कि सर्वे में आप यूटिलाइज करेंगे बेटा, दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग. अगर आपको कोई सेंसिटिव इश्यू में काम करना है तो इस वक्त आप यूज करते हैं बेटा स्नोबॉल सैंपलिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रिसर्च करनी है एड्स पेशेंट पे, कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. So when it is very tough to detect the information on such sensitive issues, then we prefer snowball sampling. Snowball sampling में क्या होता है कि अगर आपको किसी तरह से ये पता चल जाए कि एक इंडिविजुअल एड्स से अफेक्टेड है, वो जो एक इंडिविजुअल एड्स से अफेक्टेड होता है उसे डेफिनेटली ये पता होता है कि बाकी इंडिविजुअल्स क्या है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट को अप्रोच करें और इस तरह से आपके नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स बढ़ते जाते हैं. क्योंकि ये एक तरीके से नेबर अप्रोच होता है, या फिर इस तरह से करिए कि जो सफरर है एड्स का उसे ही इंफॉर्मेशन होगी कि दूसरा सफरर कौन है, एंड दे share a bonding in between them. So that is why this snowball sampling is also called a neighborhood approach and is mostly used when we deal with a sensitive issue. After this is, now here is that one thing when you talk about survey, the main thing or the main target is respondents. Or respondents maybe you have to see that
हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि डाटा तभी कलेक्ट होगा जब रिस्पॉन्स रेट ज्यादा है। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा है तो दैट मीन्स the amount of data being collected or the amount of individuals who have responded to your response are more. Now, second thing is non-response biasness. Non-response biasness occurs in two cases. The first is when the respondents do not understand and they do not respond. उन्हें समझ में नहीं आता आपका सर्वे और वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। दूसरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तब बन जाती है जब रिस्पॉन्स वन साइडेड हो जाता है। वन साइडेड इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैंने अभी आप पे ही सर्वे करना है और आज सर्वे कोर्स से रिलेटेड करना है कि ये जो लेक्चर हो रहा है ये कितना बेटर है। सपोज मैंने 20 पे सर्वे, 20 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है और 20 के 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सीलेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। डेफिनेटली आप सब जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आप आंसर कर देंगे और जो रिजल्ट, जो रिस्पॉन्स मिलेंगे वो वन साइड हो जाएंगे, टोटली पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी के अपोजिट में एग्जाम्पल समझिए कि अगर मुझे आज कोर्स इवैल्यूएशन करना है और क्लास में एक भी इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है जिसको, और सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में कभी आते ही नहीं थे और आज ही आ गए हैं और उन्हें बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो जितने रिस्पॉन्सेज होंगे वो टूवर्ड्स वन साइडेड, दैट इज नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन सर्वेज में भी है। अगर मेरे पास सर्वे पहुंचता है और मैं कंप्यूटर फ्रेंडली हूं तो मैं आराम से फटाफट सर्वे दे दूं, और अगर 20 लोग ऐसे हुए जिनको कंपैटिबिलिटी है कंप्यूटर से तो आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव और वन साइडेड हो जाएंगे। और 20 आपने ऐसे लोगों को सर्विस भेज दिया जो कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं जानते और वो कंप्यूटर में वर्क करना नहीं जानते और वो नेग्लिजेंस करते हैं और वो आपका सर्वे फीड इन नहीं करते, तो आपके 20 लोग ऐसे हो जाएंगे जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो हमेशा ये भी एक प्रॉब्लम बनी रहती है सर्वे में कि नॉन रिस्पॉन्सेस बायसनेस केवल तभी नहीं होता जब रिस्पॉन्डेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते, पर जबकि तब भी होता है जब ऐसा मास सिलेक्ट हो जाता है जब रिजल्ट हमेशा वन साइडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कि आपको पूरे सैम्पलिंग प्रोसीजर में मेनली सर्वे में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि द सैंपल हैज टू बी एट एनी कॉस्ट इट शुड ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। बेटा जो अभी मैंने बात करी वन साइडेड रिजल्ट्स की, ये तभी होता है जब सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेड नहीं होता पॉपुलेशन का, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यू हैव टू मेनली फोकस अपॉन द पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रिस्पॉन्स रेट। आपको ये फोकस करना है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिस्पॉन्डेंट्स में। और ऐसा तभी होता है कि जो हम टेंटेटिव पहले रिजल्ट्स दे देते हैं या पोलिंग के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं तो कभी वो अल्टीमेटली टोटल अपोजिट आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं कि रिस्पॉन्डेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे, उस तरह से रिजल्ट्स रिवील नहीं हो पाते। The next moving to is survey delivery methods. Now there are various सर्वे डिलीवरी मेथड्स, बहुत सारे हैं। अब एक क्वेश्चन है कि which survey delivery method you should use. Now the best answer to this is that when we do not have a restriction that we have to use one method only, then why don't we opt for a 2 or 3 methods together? जब हम 2 या 3 मेथड्स को यूटिलाइज करके अपनी रिसर्च कर सकते हैं तो हमेशा सर्वे मेथड ऐसा यूज करना चाहिए जिसमें केवल एक मेथड ना यूज करके आप 2-3 मेथड्स को क्लब कर रहे हैं। यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूं कि सबसे बड़ा क्रिटिक of survey research is that all the anthropologists and all the historians, they say that the survey method of collection data is not good according to them. And the reason why they say, because they say that one side you have an object and on the other side you have the subject, but the interconnectivity is not there. कहने का मतलब ये है कि जो लोग हिस्ट्री से जुड़े होते हैं और जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड होते हैं वो हमारे सर्वे मेथड जब हम क्वेश्चनर को यूज कर देते हैं या फिर इंटरव्यू को यूज करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक सही तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि दे बिलीव इन बिल्डिंग एम्पैथी। वो कहते हैं कि हमें पहले एम्पैथी या फिर उनके साथ एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच बनाना पड़ेगा रिस्पोंडेंट्स के साथ और फिर ही हमको सही रिजल्ट्स मिल सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में एक कनेक्टिविटी मेंटेन हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम सर्वे मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप सर्वे मेथड के लिए एक मेथड ना यूज करके 2-3 क्लब करें ताकि कोई भी लूप होल्स हो किसी मेथड का तो वो दूसरे मेथड से कवर अप हो जाए।
Now see, these are the different survey डिलीवरी मेथड्स। और क्योंकि अभी कोविड-19 है और आप सबको पता है कि रिसर्च जरूरी भी है, आप लोग के यहाँ तक कि RDCs वगैरह भी ऑनलाइन चल रही है, तो बेसिकली दीज आर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन सर्वे मेथड्स, इन पर्सन, फोन, मेल, ऑनलाइन एंड सर्वे एप्स। सबसे पहले बात करते हैं इन पर्सन सर्वेज की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन पर्सन सर्वेज में द इन्वेस्टिगेटर और द रिसर्चर, he first of all schedule an interview, he goes himself and collect the information. So since he is going himself, so along with collecting information, he would also do the observation. जब रेस्पोंडेंट खुद वहां जाएगा और ऑब्जर्वेशंस करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट पार्ट इसकी होती है कि आपका रिस्पॉन्स रेट हाईएस्ट चले जाता है, क्योंकि उस वक्त डोंट नो या नो आंसर का कोई सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ सकता तो आप उनको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट कर देंगे। सेकेंडली है, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, जैसे टेलीफोन की बात करें या मेल सर्विस की बात करें, तो सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचना बहुत टफ हो जाता है, तो उनके लिए बेस्ट मेथड है कि आप उनको फेस टू फेस ही आप उनसे डाटा कलेक्ट करें। सेकेंडली, व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डाटा बाय गोइंग देयर, तो आप ऑब्जर्वेशन भी और आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी एनालाइज कर लेते हैं कि जो वो डाटा दे रहे हैं दैट कोरिलेट्स विद द ऑब्जर्वेशन और नॉट। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स? The first thing is that it is very expensive, and since it is time consuming also. But the more than important is that it results in interviewer error. Interviewer error दो कंडीशंस में होता है। अगर बेटा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊं और वही सेम क्वेश्चन दूसरा टीचर आपको समझाए, हम दोनों के समझाने में भी क्वेश्चन में अंतर हो सकता है। आप मेरी बात से क्या समझे और आप उनकी बात से क्या समझे, दोनों में अंतर हो सकता है। तो किस तरह से जो इंटरव्यूअर है या जो रिसर्चर है वो आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करके समझा रहा है, दैट वुड आल्सो अफेक्ट योर रिस्पॉन्स। इसके अलावा, क्योंकि जब मैं आपके सामने हूं और आपसे रिस्पॉन्स ले रही हूं, तो हो सकता है मेरा प्रभाव भी आप पर पड़ जाए। So that is again included in somewhere in the interviewer error. Then second is telephone survey. This was the most important part which was covered, especially for taking interviews for jobs. Here entire data is collected through phone. फोन से हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जब फोन से आप हर एक रिस्पोंडेंट को कॉल करके डाटा कलेक्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स रेट तो आपका हाई होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सारे खुद पूछेंगे और वो लोग आपको आंसर्स देंगे। अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ पाते हैं तो आप उन्हें बता देंगे कि इस क्वेश्चन का ये इंटरप्रेट मीनिंग है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट एन आंसर। ज्यादा इंडिविजुअल्स को बहुत ही कम टाइम पे कवर कर सकते हैं, तो इसमें कम से कम टाइम में लो कॉस्ट में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। पर नेगेटिव पार्ट क्या है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक रिस्पोंडेंट के पास फोन हो। सेकेंड पॉइंट, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर एक गैजेट फ्रेंडली हो, एंड आपके पास सब रिस्पोंडेंट्स का फोन नंबर हो जिन्हें आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी में, ये भी कोई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी स्टूडेंट्स, वो अभी रिजल्ट हुई थी जब टेलीफोनिक सर्विस पर हम लोग के भी सर्विस ले जा रहे थे, कि जो हमारा फोन नंबर था वो टेली मार्केटिंग में चले जा रहा था और हमारे पास डिफरेंट एड्स आ जा रहे थे। So there it is, when our phone number is not being only used for the research purpose, but it is also being used for various other purpose in the telemarketing. Next बात करते हैं मेल सर्वे। जब हम मेल सर्वे की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं और क्वेश्चनेयर में अपना के साथ साथ एक लेटर में सारा एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, और उसी के साथ हम कोशिश करते हैं कि एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप लगा दें ताकि हमारा रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाए। अगर आप डायरेक्टली भेजेंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे, तो अगर सेल्फ एड्रेस एनवेलप हम उसके साथ स्टैम्प्ड एनवेलप भेजेंगे तो डेफिनेटली मे बी द चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स गेट इंक्रीज। एंड सेकेंडरी प्रैक्टिस जो आपको फॉलो करनी है वो है फॉलो अप मेल की। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 48 आवर्स में, तो आप करिए कि आप दोबारा उन्हें फॉलो अप कीजिए। तो द बेस्ट पार्ट इज मेल, डेफिनेटली वो बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट्स को कवर अप करती है, इट्स कवर द लार्ज सैंपल्स, इंटरव्यूज के कंपैरिजन में कॉस्टली नहीं है और
ये कोई जरूरी नहीं है, रिस्पोंडेंट फ्री होता है कि कब उसे रिस्पॉन्स देना है, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग अ इंटरव्यू द रिस्पोंडेंट हैव टू रिस्पॉन्ड यू एट अ सडन टाइम। इसमें रिस्पोंडेंट फ्री होता है, जब वो फ्री माइंड का होगा तब वो रिस्पॉन्स कर सकता है। But here the problem is because you are not there to explain the answers, so therefore the responses that are collected from the mail are not so much clearly defined to the research purpose and they do not serve the purpose of the रिसर्च। तो रिस्पॉन्स रेट एक तो कम होते हैं और दूसरा जो रिस्पॉन्स मिलते हैं वो हमेशा इतने क्लियर नहीं मिलते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो जो रिस्पोंडेंट है वो समझ नहीं पाते। Then this is when you go for an online survey, this is mostly the survey जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग आपको ईमेल के थ्रू एक लिंक भेज देते हैं या फिर एक गूगल फॉर्म, जैसे मैंने आप लोग को बताया, आप उस लिंक को प्रेस करते हैं, आप उसमें अपना सारा डाटा भेज देते हैं और जब आप डाटा भेज देते हैं तो ऐसे केस में डाटा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डाटा हमारे उसमें एक्सेल फॉर्म में सेव हो जाता है। The next one is that when you're talking about the online survey, that is very less time consuming. It is an inexpensive and easily you can reach a large number of populations. But sometimes what happens that maybe some technical errors occur, जैसे कि आपको जिसको रिस्पोंडेंट का ईमेल एड्रेस गलत हो जाए या रिस्पोंडेंट आपका सर्वे देखे ही नहीं, तो तब आपके रिस्पॉन्स रेट कम हो जाते हैं। The next and the last one is the survey app. सर्वे ऐप जो है वो टोटली न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है, पर बेटा अभी तक इसकी रिलायबिलिटी चेक नहीं हुई है। इसमें हम ये मानते हैं कि हमें डाटा कलेक्शन के लिए अगर ऑनलाइन ऐप यूज करना है तो इसलिए आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है या फिर ये कैसे वर्क करेगा ये अभी तक इतना क्लियर नहीं है। ये सब था कि आप सर्वे कैसे करते हैं। अब मैं रिस्पोंडेंट रेट आपके हाथ में नहीं है, अब मेन चीज हम शिफ्ट करेंगे कि आपके हाथ में क्या है, आपकी तरफ से गलती ना हो इसके लिए आप क्या करें। एक तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल तो स्टार्टिंग पॉइंट था जो आपके हाथ में था, रिस्पोंडेंट आपको रिस्पॉन्स दे या ना दे ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है क्वेश्चन फ्रेम करना। सो दिस इज इन योर हैंड, सो दिस इज वेयर यू हैव टू टेक कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, जब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम करने की, तो हमें पता है कि जब हम क्वेश्चनर फ्रेम करते हैं, चाहे स्ट्रक्चर्ड की बात करें चाहे अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें, और उसमें सबसे पहली बात है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसमें हम नेम, एज, प्लेस, सेक्स, रिलीजन के बारे में। तो एक ध्यान रखिए, सबसे पहला काम कीजिए कि आप उसमें नेम मत पूछिए। इसको इस तरह से समझिए कि अभी मैं आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट लेती हूँ और मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें ऊपर से नाम नहीं लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि आप सब लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ लिख लें, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमेटिकली मैम को नहीं पता कि किसने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो यू वुड बी फ्री टू गिव द रिस्पॉन्सेज। सो सिमिलरली द फर्स्ट प्रैक्टिस इज कि आप जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे क्वेश्चन में तो अगर आपकी रिसर्च रिलीजन ओरिएंटेड नहीं है तो आप नाम मत पूछिए, अगर रिलीजन ओरिएंटेड है तो नाम पूछिए, अदरवाइज बाकी रिसर्च के लिए आपको नाम पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग है कि जब आप बिहेवियरल और एटीट्यूडनल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, जो सेकेंड पार्ट होता है, तो ये ध्यान रखिए कि बिहेवियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और एटीट्यूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आपको पहले उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, जिसको हम एम्पैथी या पार्टिसिपेटरी अप्रोच कहते हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स इसको मस्ट जानते भी हैं और करते भी हैं, क्योंकि उनका बिना एम्पैथी डेवलप करे हुए कैलकुलेशंस या डाटा ऑब्जर्वेशंस नहीं हो सकता। सो दिस इज अ प्रैक्टिस एट ईच एंड एवरी स्कॉलर। आप किसी भी फील्ड से हैं, कोशिश करें कि जब आप बिहेवियर एटीट्यूडनल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तब आप उनके साथ डेवलप करें एम्पैथी और तब वो गेन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे ही अभी पूछेंगे कि मैम डोमेस्टिक वायलेंस का केस, अगर मैं चाहकर भी आप लोगों को नहीं बता सकती कि आई एम फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस और नो, सो फॉर सच क्वेश्चंस
which are very sensitive or where we do not like to give the answer, there you have to first develop a relationship with us and then you have to ask the question. और सेकंड चीज है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे. अगर आप मुझसे सैलरी पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकती. किसी से भी अगर आप बेसिकली किसी के पास सैलरी के लिए जाएंगे तो वो आप हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर ना दे, लेकिन अगर आप असेसमेंट उसकी कॉमोडिटीज के थ्रू असेस करेंगे तो बट ऑब्वियस आपको रफ आइडिया उसके इकोनॉमिक स्टेटस का मिल जाएगा. तो सेकंड है, जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे, अच्छे का मतलब यहाँ पर है कि योर क्वेश्चन शुड बी क्लियर, it should be understandable so that respondent understand the question and he respond to the question as you want. क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, आपके क्वेश्चंस हमेशा रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड होने चाहिए, जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं मोर फोकसिंग टुवर्ड्स दैट. सेकेंड थिंग है कि जब भी आप क्वेश्चंस फ्रेम करें, चाहे हिंदी में फ्रेम करें चाहे इंग्लिश में फ्रेम करें, आप ध्यान रखें कि शॉर्टकट्स आप यूज नहीं करेंगे. अगर आपको आइसक्रीम के लिए पूछना है, अगर आप इस तरह से पूछते हैं रेट योर फेवरेट आइसक्रीम और द ब्रांड्स, व्हाट, दैट वुड बी रॉन्ग. इन स्पाइट ऑफ दैट आप पूछेंगे टेल अस अबाउट द प्रिफर्ड फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम यू डिजायर. तो ध्यान दीजिए कि जो भी आप क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं उनका फ्रेमिंग के वक्त मतलब सही निकले. Now, second problem when you frame questions is double-barreled questions. Double-barreled questions की जब मैं बात करती हूँ, आप एक ही क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि 2-3 ऑप्शन दे दें, पर आप ये भूल जाते हैं कि हो सकता है रिस्पोंडेंट को दोनों ऑप्शन पसंद हो, दोनों ऑप्शन ना पसंद हो, या फिर थर्ड सिचुएशन जब उसको एक ऑप्शन पसंद हो और एक ऑप्शन ना पसंद हो, तो ऐसे क्वेश्चन में वो क्या करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द आइसक्रीम फ्लेवर्स एंड टॉपिंग्स एट जीपी लिक. अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ना इसका आंसर नो दे सकती हूँ ना इसका आंसर यस दे सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है लेकिन टॉपिंग्स पसंद नहीं है. तो मेक श्योर आप जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि जो रिस्पोंडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए कि इसका आंसर क्या दे. सेकेंड थिंग इज, आप बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको डाटा चाहिए अपनी रिसर्च के लिए. आप ऐसा कुछ अपने क्वेश्चन में मत डालिए कि रिस्पोंडेंट ब्रेनस्टॉर्म हो या उनको अपना दिमाग लगाना पड़े. तो सिंपल आपको अपने क्वेश्चंस रखने हैं ताकि आपके रिसर्च से रिलेटेड डाटा आपको मिल सके. नेक्स्ट थिंग जो प्रॉब्लम रहती है कि जब एक रिसर्च स्कॉलर या आप लोग जब रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो बेटा जनरली आप हमेशा रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं अपने रीजन पर्सपेक्टिव को लेकर. ध्यान दीजिए कि आपकी स्टडी एरिया सिर्फ आप ही का लोकल रीजन है. आप उस वक्त कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप अपने स्पेसिफिक रीजन में ना करके एक वाइडर एरिया में रिसर्च कर रहे हैं. तो आप अपनी प्रैक्टिस या हैबिट्स की वजह से यू स्टार्ट यूजिंग लोकल वर्ड्स, और वो लोकल वर्ड्स या लोकल डायलेक्ट्स आर नॉट कॉमन टू एवरीवन. बाकी लोग उसको नहीं समझ पाते. तो मेक श्योर दैट दीज लोकल वर्ड्स और द लोकल डायलेक्ट्स आर नॉट यूज्ड इन द रिसर्च. सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन में अगर बहुत जरूरी है कि आप ऐसे वर्ड्स डाल भी रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन फैसिलिटी देनी है उन रिस्पोंडेंट्स को जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है. Then next is coming to the type of questions. अब बात है कि आप फिक्स क्वेश्चन लें, ओपन एंडेड क्वेश्चन लें या फिर मैट्रिक्स क्वेश्चन लें. हमें पता है कि जब हम फिक्स चॉइस की बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फिक्स चॉइस में जब होता है कि चॉइस आपके हाथ में नहीं होती रिस्पॉन्स की, एंड दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द इंटरव्यूअर या रिसर्चर. सो दिस इज द फिक्स चॉइस. एंड ओपन एंडेड व्हेन यू हैव फ्री चॉइस टू गिव योर आंसर. ये इंडिकेट किया गया है जो फेवरेट जू एनिमल है तो उसमें आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. ये फिक्स्ड क्वेश्चन है और जो नीचे दिया गया है वो फ्री ओपन एंडेड क्वेश्चन है. जब हम फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं डेफिनेटली इजी होता है डाटा कलेक्शन, और डाटा कलेक्शन से ज्यादा इजी डाटा टैबुलेशन हो जाता है. पर जब हम ओपन एंड इसका डाटा टैबुलेशन इजी होता है, इसीलिए इसमें एनालिसिस भी आसानी से होता है और जो रिस्पोंडेंट्स भी होते हैं बड़े ईज से इसको रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो रिस्पॉन्स रेट भी ज्यादा हमें इसमें
मिलता है। पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि कभी कभी रिस्पोंडेंट्स को ये लगता है कि जो चॉइस वो चाहते थे वो चॉइस उसमें इंक्लूड नहीं हुई, सो दे फील दैट देयर रिस्पॉन्स is not there, so they neglect sometimes and they do not give the answer. So this is the problem with open ended question. Now इधर हम देखेंगे कि in order to reduce the biasness, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि जो लायन, जिराफ, टाइगर्स, बियर्स, अदर प्लीज स्पेसिफाई, दोनों क्लब कर दिया आपने, ठीक है। आपने यहाँ पर लायंस, टाइगर, जिराफ, टाइगर, बियर्स को तो फिक्स में रख दिया और ओपन में आपने बता भी दिया कि अगर कोई और है तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर यू रिजल्टेड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैड विद द फिक्स चॉइस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो चॉइसेस है, आप बायसनेस को हटाने के लिए इन चॉइस को रैंडमनाइजेशन करेंगे। रैंडमनाइजेशन मतलब कि इनका जो नंबर है वो शिफ्ट कर देंगे, पहले में जिराफ्स, फिर लायंस, फिर टाइगर्स, सीरीज में चेंज कर देंगे। और ये बहुत आसानी से हो सकता है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में रैंडमनाइजर ऐप होता है, जैसे आप उसे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जो सीक्वेंस होगा उसको चेंज कर देगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आपका लास्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है आई हैव नेवर बीन टू जू, अगर आपका आंसर ये हुआ तो आप ऊपर के क्वेश्चन टिक नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर जब आप अपना सर्वे बना रहे हैं तो आपको इसी तरह से बनाना है कि अगर आपने लास्ट वाला ऑप्शन क्लियर किया या टिक किया तो आपके लिए ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल, अपना आप हो जाएंगे, उसमें आपका बटन या कर्सर क्लिक नहीं करेगा। दिस इज अगेन, अगर ये है कि ऊपर वाले में वो चॉइसेस हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने अप्लाई किया, और अगर लास्ट वाला आप क्लिक करेंगे, अगर आप करेंगे आई डोंट वांट टू ट्रैवल इन द नेक्स्ट 6 मंथ, इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चंस का कोई लॉजिक नहीं होता, तो जैसे ही आप नीचे वाला प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिस्पोंडेंट ये नहीं कर सकता कि वो नीचे वाला भी क्लिक कर दे और ऊपर में से भी एक चॉइस कर दे। सो दिस इज दैट। तो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्पेस। जब हम बात करते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के हिसाब से हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की फ्रेम करेंगे स्पेस। अगर कोई हमें ऐसा लगता है जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसमें ज्यादा स्पेस देंगे, और जिसमें कम है उसमें कम स्पेस देंगे। ये हम ध्यान रखेंगे जब हम अपना क्वेश्चनर फॉर्मुलेट करते हैं या फिर जब हम स्पेस देते हैं, तो उस वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चीज है मैट्रिक्स क्वेश्चंस। मैट्रिक्स क्वेश्चंस में हम लोग मैट्रिक्स के द्वारा या स्केल के द्वारा हम लोग ऑप्शंस फॉर्मुलेट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पोंडेंट हमें आंसर दे। बेस्ट पार्ट क्या है, बहुत इजी हो जाता है कि इवेल्युएट करना बहुत सारे आइटम्स को, क्योंकि हम सेम स्केल पर चल रहे होते हैं। पर यही इसका कभी कभी नेगेटिविटी भी बन जाता है, क्योंकि हमें हर आइटम के लिए सेम स्केल को यूज करना पड़ता है। अब इसमें एक चीज जो मैट्रिक्स क्वेश्चंस में आप सब लोग ध्यान देंगे, और जो हम लोग अक्सर मैं देखती हूँ कि थीसिस में आप लोग गलत करते हैं, कि जो मैट्रिक्स क्वेश्चन का जो स्केल आप यूज करेंगे वो सिमिलर रखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं, जैसे कि अगर आप हाईएस्ट रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं, वेरी सेटिस्फाइड से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में वेरी डिससेटिस्फाइड रखते हैं, तो थ्रू आउट द मैट्रिक्स क्वेश्चन यू आर गोइंग टू यूज दिस स्केल ओनली। ऐसा कर सकते हैं कि आप लोअर से स्टार्ट करें, वेरी डिससेटिस्फाइड, जनरली सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड, उल्टा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोवेस्ट को हाईएस्ट में रखेंगे तो हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ मैट्रिक्स के लिए आपने एक स्केल यूज कर लिया, कुछ मैट्रिक्स के लिए आपने दूसरा स्केल को यूज कर लिया, क्योंकि जब बाद में आप टैबुलेशन और एनालिसिस वाले पार्ट में आते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ये वही है जो मैंने कहा स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि कितना स्केल। स्केल एज सच डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, पर जनरली क्या होता है कि 4 to 5 काफी होते हैं अपने स्केल्स देने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग जो आपको रिमेंबर करना है, जो आप भूल जाते हैं और जनरली आप एक ट्रेंड या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यूज करते हैं, न्यूट्रल ऑप्शन को चॉप आउट कर दीजिए इफ पॉसिबल। If you want to get good results, then you all will do one thing, that when you scale, then you will neutralize, neither satisfied nor dissatisfied को आप लोग हटाएंगे, unless and unless it is a standardized tool, जिसको आप नहीं हटा सकते उसकी क्वेश्चन की बात अलग है, otherwise chop out the neutral option।
because when the respondent give the neutral option, then it doesn't make any sense when you talk about the result analysis. जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तब आपके रिस्पोंडेंट का वो रिस्पॉन्स कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। और जनरली एक प्रैक्टिस भी है कि जब रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आता तो वो न्यूट्रल ऑप्शन टिक कर लेता है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस दैट यू जस्ट चॉप आउट द न्यूट्रल ऑप्शन। पर एक चीज होता है कि अगर इफ यू आर चॉपिंग आउट द न्यूट्रल ऑप्शन, देन यू एड ऑन another option that is does not apply or not applicable. This is for those respondents for whom that particular question is not applicable. So chop out the neutral option but add the option that is not applicable. So here it is that definitely you can take a combination of fixed or open-ended or matrix question, पर ज्यादा वैरायटी मत कीजिए, otherwise the format of the schedule or the survey schedule that gets distracted. अब हम बात करते हैं सर्वे डिजाइन एंड एस्थेटिक्स की। सबसे प्रॉब्लम बात क्या होती है, हमने क्वेश्चनर फ्रेम कर लिया, हमने ये भी ध्यान दे लिया कि हमारे रिस्पोंडेंट्स सर्वे करें, हमने ये भी ध्यान दे लिया कि हमारे जो क्वेश्चंस फ्रेम करें उसमें हमारी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, हम हर एस्पेक्ट में क्वेश्चनर अच्छा बना लें, इंटरव्यू शेड्यूल अच्छा बना लें। अब मेन प्रॉब्लम होती है एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स होती है रियलिटी, किस तरह से आप अपने सर्वे शेड्यूल को अट्रैक्टिव बनाएं या फिर इस तरह का बनाएं कि आसानी से रिस्पोंडेंट्स आपको रिस्पॉन्स दे दें। बिकॉज द मेन टारगेट ऑफ डूइंग द सर्वे इज टू गेट और कलेक्ट द डाटा। वन ऑफ द मोस्ट हिंड्रेंस फैक्टर व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द सर्वे इज सर्वे लेंथ। जब हम करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग पन्ने पलटते हैं कि कितने पन्नों का क्वेश्चनर है, कितने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनर में। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये तो नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दें, क्योंकि जो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं वो अपने रिसर्च के हिसाब से डिसाइड किए। आप एक चीज कर सकते हैं, वो होता है स्किप लॉजिक और डिस्प्ले लॉजिक। स्टूडेंट्स, द स्किप लॉजिक एंड डिस्प्ले लॉजिक इज बीन मोस्टली यूज्ड इन द हायर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बीएचयू में भी यूटिलाइज करने लगे हैं, अब जेएनयू में भी करने लगे हैं। पर जनरली हम लोग स्किप लॉजिक की बात क्या करते हैं कि अगर वो क्वेश्चन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो रिस्पोंडेंट ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस स्किप कर देता है और जो क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग होता है वो उसमें ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, आर यू वेयरिंग पैंट्स? दो ऑप्शन है, यस या नो। अगर नो है तो स्किप टू क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब क्या है कि पैन से रिगार्डिंग 1, 2, 3 क्वेश्चन है तो आपको 2 और 3 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन नो है ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच जाएंगे। तो इसको कहते हैं स्किप लॉजिक। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे मतलब के हैं ही नहीं तो हम ऑटोमेटिकली उन्हें स्किप कर देंगे, तो जो लेंथ है हमारे क्वेश्चंस की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और जो रिस्पोंडेंट है वो बोर भी नहीं होगा। स्किप लॉजिक के बाद दूसरा जो लॉजिक आपको समझना होता है दैट इज डिस्प्ले लॉजिक। नाउ हियर व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्ले लॉजिक में those questions will not be seen which are not according to you। आपको एक क्वेश्चन तभी दिखेगा जब वो आपकी रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं दिखेगा, वो अपने आप ही स्किप हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझिए, पहला क्वेश्चन है आर यू वेयरिंग अ शर्ट? यस या नो। सेकंड है आर यू वेयरिंग शूज? थर्ड है आर यू अटेम्प्टिंग टू गेट सर्विस? आर यू एबल टू गेट सर्विस? अब अगर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबको विजिबल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो केवल उसी को विजिबल होगा या उसी को दिखेगा जो पहले क्वेश्चन पे कहेगा आर यू वेयरिंग शर्ट? नो। आर यू वेयरिंग शूज? नो। और आर यू अटेम्प्टिंग टू गेट सर्विस? यस। आर यू एबल टू गेट द सर्विस? फिर आपसे पूछा जाएगा। तो जो 1, 2, 3 में नो करेगा और लास्ट जो 1, 2 में नो करेगा और लास्ट में यस करेगा उसी को फोर्थ क्वेश्चन दिखेगा। अदरवाइज जो पहले में ही यस कर देंगे उनको ये लास्ट क्वेश्चन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पर्सन नंबर 3 है केवल वही उसी को डिस्प्ले होगा पर्सन नंबर 4, क्योंकि बाकी लोग ऑलरेडी सर्विस ले चुके।
तो उनको कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है कि अटेम्प्टिंग 4th क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब जो दोनों ही है, जो स्किप लॉजिक है और जो डिस्प्ले लॉजिक है, वो दोनों ही सर्वे एस्थेटिक्स तो इंप्रूव करते ही हैं, उसके साथ साथ आपको इजी तरीके से डाटा कलेक्ट करने में भी मदद करते हैं और ये भी मदद कर देते हैं कि किसी तरीके से डाटा में कोई एरर जो होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो भी कम हो जाती है। The next thing is that आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब आप ऑप्शंस देंगे, क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, तो आप क्वेश्चंस वर्टिकली फ्रेम करेंगे, हॉरिजॉन्टली फ्रेम नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि रिस्पोंडेंट के लिए ये टफ टाइम होता है कि वो रीड द आइटम हॉरिजॉन्टल करे। आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपके लिए हॉरिजॉन्टली देखना टफ होता है अक्रॉस द स्क्रीन, सो आप हमेशा कोशिश करेंगे जो आप ऑप्शन देंगे वो वर्टिकली देंगे। दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अगेन कीप इन माइंड। देन सेकंड इज कि अगर आपको अपने क्वेश्चन में बहुत सारी वैरायटी पे क्वेश्चन पूछना है तो आप इतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। What you will do, you will segregate or you will divide this matrix into 2 parts. आप इस सिंगल मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि वो रिप्रेजेंटेबल भी हो और आराम से आपको आंसर मिल सके। नेक्स्ट चीज इज कि जब आप सर्वे कर रहे हैं या जब सर्वे आपका यूज हो रहा है तो अक्सर हम देखते हैं, जब आपने देखा होगा कि गूगल फॉर्म्स भरा होगा या फिर जो इंटरनेशनल रिसर्चेस होती हैं बेटा, उसमें हम लोग स्केल्स की जगह पर स्लाइड करते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन पे अपना रखना है। तो जब हम स्लाइड करते हैं तो अलोंग विद दैट मेक इट श्योर दैट व्हेन यू आर यूजिंग द animations, then please do not use such animations that create distractions or emojis that create distraction. So make it as simple as it is to be done. After this is, अब आपने इंप्रूव कर लिया क्वेश्चनर, अब आपका मेन नेक्स्ट पार्ट होता है कि आप अपने सर्वे को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका सर्वे बन गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सर्वे करने से पहले आप चेक करिए, and that is termed as pilot survey. One thing is that when I opt for the pilot survey, I can send the survey to the friends. लेकिन रिकमेंडेशन है मेरी, जब आपके माइंड में ऑलरेडी आपकी एरिया ऑफ स्टडी क्लियर है और आपके इसमें ये क्लियर है कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी होगी, तो इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग इट टू योर फ्रेंड्स, send it directly to the concerned population where you are going to do the research. अब पायलट सर्वे के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाने चाहिए यहीं पे, ताकि आपको रिजल्ट्स में प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी क्लियर दैट रिस्पोंडेंट शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग। पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड, आपको यहाँ पर ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने भी आपने ऑप्शंस दिए हैं रिस्पॉन्स के, वो ठीक दिए हैं या उसमें कुछ ऐड करना है या फिर कुछ डिलीट करना है। दिस इज देयर। सेकेंड, आपको ये देखना है कि आपका जो सर्वे, जो रिसर्च जिस पर्पस से आप कर रहे हैं वो क्लियर है या उसका पर्पस या उसका रिसर्च का जो एम ऑब्जेक्ट वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस पायलट सर्वे के बाद ही आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाना चाहिए। अब सर्वे आपका चेक हो गया, अब हमें चेक करनी है इसकी वैलिडिटी। वैलिडिटी को चेक करने के लिए 3 तरीके से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का होता है कि आपका जो शेड्यूल प्रिपेयर है, जो सर्वे शेड्यूल आप बनाने वाले हैं या जो बन चुका है, वो किस तरह से दिख रहा है। हाउ द फर्स्ट लुक अपीयरेंस, एंड डेफिनेटली फर्स्ट लुक मैटर्स अ लॉट। सो फर्स्ट इज द फेस वैलिडिटी। सेकेंड थिंग होता है कि आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज व्हाट इट एम्स टू मेजर, वो आपका क्या मेजर करना चाहता है, ठीक। एंड कंटेंट वैलिडिटी इज कि जितने भी आपने क्वेश्चंस उसमें डाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपने उसमें यूज किए हैं, क्या वो आपके उस मेजर को कंप्लीट करता है या फिर नहीं करता है। सो दिस इज यू हैव टू चेक द फ्री वैलिडिटी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है। फेस वैल्यू क्या है उसकी। सेकेंड, आपका जो पर्पस है उसको सॉल्व करता है। और थर्डली, जो क्वेश्चंस आपने डाले हैं वो डायरेक्टली कोरिलेट होने चाहिए आपकी मेजर क्वांटिटी से। देन आपका अब सर्वे तैयार है। सर्वे फॉर्मेट फाइनल जब रेडी हो गया तो आप एक बार चेक करें। सबसे पहला ध्यान रखें स्केल्स का।
ये ध्यान रख लें, एक बार चेक कर लें कि आपने अगर हाईएस्ट रेटिंग से शुरू करी है तो सारे मैट्रिक्स क्वेश्चंस में आपने रेटिंग सेम स्केल्स यूज की है, ठीक है। अगर आपने लोवेस्ट रेटिंग से स्टार्ट की है तो वो लोवेस्ट रेटिंग। अगर आप हाईएस्ट और लोवेस्ट में कंफ्यूजन करेंगे तो जब आप डाटा इंटरप्रेट करेंगे तो रिजल्ट्स आपके क्लियर नहीं आए। सेकेंड, अगर आप ऑनलाइन सर्विस के लिए देख रहे हैं तो आप भेजने से पहले या इंप्लीमेंट करने से पहले ये चेक कर लें कि आपका स्किप लॉजिक और डिस्प्ले लॉजिक ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ऑनलाइन सर्वे इंप्लीमेंट करने से पहले ये चेक कर लें कि जो आपने सर्वे बना लिया है उससे जो इंफॉर्मेशन हो रही है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। मेक इट श्योर। नाउ सपोज व्हेन आई टॉक अबाउट ऑनलाइन सर्वे इज अ गूगल फॉर्म। आपने एक गूगल फॉर्म बनाया और उसमें आपने डाटा भरा, आपने मुझे भेजा, मैंने आपको डाटा रिवर्स करके भेजा। तो स्टूडेंट्स वहीं आप चेक कर लीजिए कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन गूगल ड्राइव में सेव हुई है वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिए कि डाटा प्रॉपर्ली डाउनलोड हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अदरवाइज पूरी आपकी प्रैक्टिस अ बिग फेलियर हो जाएगी। अब है आपने सारा अपना तैयार कर लिया, आपने समझ भी लिया कहाँ कहाँ पे आपसे गलती होती है और आपने उनको सुधार भी लिया। अब हम करते हैं इम्प्लीमेंट सर्वे। सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्वे को हमें किसको सर्वे भेजना है, तो हमें इनविटेशन भेजने के लिए या सर्वे भेजने के लिए बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन देखना होता है कि आप हमेशा जिसको भी भेजें उसको एड्रेस करें तो सैल्यूटेशन के साथ एड्रेस करें। जैसे आप डियर यूज कर लें, मिस्टर कर लें, रिस्पेक्ट करें, पर्सनल टच अटैच हो जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप सर्वे ऑनलाइन सर्वे भेज रहे हैं तो जब आप भेज रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट स्टार्ट करते हैं, अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, अगर कभी ऐसी मेल आती है कि यू हैव ओनली बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ऑस्पिशियस सर्वे और वी वुड लाइक टू हैव योर एक्सटेंडेबल रिमार्क्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो ऐसे सेंटेंसेस से अगर शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली वी गेट अ मोटिवेशन की लेट अस फिल द सर्वे। देन सेकेंडली इज दैट जब आप सर्वे भेजेंगे, अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग द सर्वे, मेक इट श्योर आप एक सेपरेट शीट में सर्वे का मेन एम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर बताएंगे। आप ये क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे कि कितने टाइम तक आपको वो सर्वे कंप्लीट वापस चाहिए। आप उसके बाद ये बताएंगे कि आपको कौन सी मेल या लिंक पे सर्वे वापस चाहिए। और उसके साथ साथ एक और प्रैक्टिस है जो हम लोग नहीं यूज करते लेकिन फॉरेन में यूज की जाती है, या इंटरनेशनल जब हमारे पास सर्विस आते हैं उसमें हमें मिलता है, उसमें जैसे किसी भी टी कंपनी का हमें कूपन मिल गया, सो दैट वुड एक्ट एज अ एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर अस टू डू दिस वर्क, कि अगर आप ये करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ व्हेन यू इंप्लीमेंट यू हैव टू ऐड दिस एडेड इंफॉर्मेशन। ये एक फॉर्मेट है जब आप ऑनलाइन सर्वे भेजते हैं तो देखिए जो पर्सनल आपने डियर लॉरेन लिखा, फिर आपने पहला सेंटेंस देख लीजिए यू हैव बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट, सो दिस इज यू फॉर मेकिंग यू मोर स्पेशल। फिर आपने लिंक भी बता दिया, आपने अपना टाइम इंटरवल भी बता दिया, आपने डेडलाइन भी बता दी, ठीक है, और फाइनली आपने क्लियर किया। नेक्स्ट थिंग इज जब आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको देख लेना है कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपके मेन फाइनल एग्जाम्स है और मैं आपको एक सर्वे भरने के लिए दूं, ऑटोमेटिकली कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आपको ये देखना है कि जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो फ्री किस टाइम पर है। अगर उनकी हॉलीडेज चल रहे हैं या फ्री टाइम है देन दे विल इजीली गिव यू रिस्पॉन्स। सेकेंड ये हमें देखना है सर्वे फटीग। सर्वे फटीग की बात हम ये करते हैं कि आपको ध्यान होगा जब वेबिनार की स्टार्टिंग हुई, at that time everyone was interested towards the webinar or towards the conduction of the webinar, पर आज की डेट पर जब कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज होता है तो वी आर ऑलरेडी बीन फटीग, या अब हमारे पास कोई गूगल फॉर्म आता है कोविड-19 से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वी डू नॉट रिस्पॉन्स इट विद सच एन ईज। तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए या जो रिसर्च का सर्वे होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बार बार सर्वे हो चुका है। रिपीटेड टॉपिक्स पे सर्वे में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर वो अट्रैक्टेड और न्यूनेस हो तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे।
लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई सेंसिटिविटी कंसर्न इशू पे आप सर्वे कर रहे हैं तो आपको अपना सारे कंटेंट पर ध्यान रखना होगा, और इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, अनोनिमस लिंक यूज करते हैं। अनोनिमस लिंक ये करते हैं कि जो भेज रहा है उसका भी नहीं पता, जिसको भेज रहे हैं उसका भी नहीं पता, बस आपका मेन टारगेट होता है कि आपका जो डाटा है वो कलेक्ट हो पाए। नेक्स्ट इज कि आप अपना जो सर्वे है उसको मैनेज कैसे करेंगे। डेफिनेटली हमारा एक ही टारगेट है कि रिस्पॉन्स रेट हाई हो जाए। रिस्पॉन्स रेट हाई मींस जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करें, और जो भी नॉन रिस्पॉन्स बाइसनेस है हम उसे कम से कम कर सके। इन पर्सन में हमें पता है कि हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट हमें मिलता है, और जब हम ऑनलाइन सर्वे की बात करते हैं तो अगर हम इंसेंटिव यूज करें या ना भी करें तो 20 to 35% भी अगर वापस आ जाता है तो उसको फेवरेबल मान लिया जाता है। दिस इज अनदर मेथड नॉट यूटिलाइज्ड हियर कि आप उसके साथ एक स्टारबक्स का गिफ्ट कार्ड दे दीजिए तो इंसेंटिव दैट वुड ऐड। Now here, after you give the incentives, one other thing is follow up mail या reminder। आपने एक बार मेल किसी को भेज दी, कोई जरूरी नहीं कि वो उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दे, तो आप एक काइंड रिमाइंडर 48 आवर्स के बाद या 2 से 3 दिन के बाद आप उनको भेजें और फिर रिक्वेस्ट करें कि वो आपके मेल सर्वे में पार्टिसिपेट करें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आफ्टर द सर्वे क्या करना है। आपने सर्वे कर लिया, अब आपका मेन टारगेट है कि सर्वे के बाद आपने क्या करना है। डाटा आपके पास है, नेक्स्ट टर्म होता है डाटा एनालिसिस करना। डाटा एनालाइज करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है वेरिएबल्स। हालांकि क्वेश्चनर आपसे डील हो गया होगा, वेरिएबल्स भी डील हो गए होंगे। जब हम बात करते हैं क्वेश्चनर की तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज नॉमिनल वेरिएबल, व्हाट इज ऑर्डिनल वेरिएबल एंड व्हाट इज इंटरवल वेरिएबल। जब मैं पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, दैट इज नॉमिनल वेरिएबल। जब मैं आपसे पूछती हूँ टू विच कंट्री डू यू बिलोंग, दैट इज नॉमिनल वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछती हूँ what is your income और आप फिक्स्ड नंबर बताते हैं, that becomes ordinal। what is your age, that becomes ordinal। वहीं पे अगर मैं आपसे इनकम ग्रुप्स में पूछूं या इंटरवल्स में पूछूं तो that becomes the interval variable। अब आपको ये देखना है कि जो डाटा आपको मिल चुका है, एवरी डाटा, अभी आप लोगों को एसपीएसएस भी पढ़ाया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि उसमें वेरिएबल टर्म क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपको डाटा कलेक्ट हुआ है आपको यहाँ पर कोरिलेट करना पड़ेगा या सिग्निफाई देखना पड़ेगा कि उस किस वेरिएबल के हेड के अंदर वो डाटा कलेक्टेड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट कॉलम है क्या वो जेंडर के लिए है, तो जेंडर हैज टू बी स्पेसिफिक। किस वेरिएबल के लिए कौन कौन सा डाटा कलेक्ट हुआ है और उनकी क्या क्या वैल्यूज है, ये एकदम क्लियर होनी चाहिए। वेरिएबल एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम उन वेरिएबल्स को आगे लेकर उनके साथ टैबुलेशन या फिर उनका एनालिसिस कर पाएंगे। सेकेंड चीज है कि जब आपका ऑनलाइन सर्वे पूरा हो गया तो तुरंत अपने लिंक को डीएक्टिवेट कर लीजिए। आपने एक बार अपने लिंक को डीएक्टिवेट कर लिया, सो सेकेंड थिंग इज दैट वंस व्हेन यू डीएक्टिवेट द लिंक and you have received the data, now you transfer the entire data into Excel sheet या फिर SPSS, जिसमें भी आपको एनालिसिस फर्दर करना है वहां आप उसको ट्रांसफर कर लें। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिस्पोंडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे नोन होते हैं, बट बाय सम टेक्निकल रीजन दे आर नॉट एबल टू फिल अप द गूगल फॉर्म्स। सो व्हाट यू विल डू दैट वंस व्हेन यू हैव डाउनलोडेड द डाटा देन यू कैन इजीली यूज pen paper technique, or in computers only you can feed their data yourself or manually। Then next is that once when data is being fed in, तो second work हमारा होता है कि जितना भी डुप्लीकेट डाटा है हम उसे इरेज कर दें, और जो हमें ऐसा डाटा रिसीव हुआ है जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, मेक श्योर ओनली दैट डाटा विच इज नॉट यूजेबल or totally illogic for our research, that you would clean your data। After that what you will do, you will start recording your variables and then accordingly we will start the statistical analysis। अब यहाँ पर जब हम डाटा क्लीन करते हैं, मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब डाटा क्लीन तो कर देते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम जो एक्टिवेट हो जाती है वो होती है नॉन रिस्पॉन्स एरर, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट तो रिकॉर्डेड होता है
ठीक है। और सेकेंडली कभी हम ये देखते हैं कि डाटा यूजफुल तो है, लेकिन उन्होंने सारे हमारे जो वेरिएबल्स है उन पर हमारे रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम उठती है मिसिंग डाटा की। मिसिंग डाटा बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो डाटा मिस हो रहा है वो रैंडमली है, या फिर ये कि सारे ही क्वेश्चंस एक साथ ही, एक ऐसा भी आया है कि जो किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, या रूटीन तरीके से लोग कोई क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि मिसिंग का पैटर्न क्या है, रूटीनली है या फिर एक क्वेश्चन बार बार मिस हो रहा है, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे ही रिस्पोंडेंट ने स्किप कर दिया है। तो क्या पैटर्न है ये आपको चेक करना होगा। फिर आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि जनरल हम देखते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं मिसिंग डाटा के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन सर्वे भेजा, तो आपने 2 साइडेड सर्वे भेजा था और खाली 1 साइडेड सर्वे ही रिस्पोंडेंट ने चेक किया और सेकंड सर्वे वो चेक करना भूल गया। दैट मे बी रीजन। समटाइम्स मे बी द रीजन ऑफ मिसिंग डाटा की बहुत ही सेंसिटिव इशू था और उनको लगा कि उन्हें अपना रिस्पॉन्स इसमें नहीं देना चाहिए। Thirdly, when the question was not accordingly to the respondent, or when the when the respondent could not understand what he or she had to do, और last है कि जब आपकी प्रोग्रामिंग में ही कोई प्रॉब्लम आ गई थी या कोई टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से रिस्पॉन्स मिल ही नहीं पाया। अब आप क्या करेंगे मिसिंग डाटा का? मिसिंग डाटा का एक तो हमने क्लियर कर दिया वो डाटा जो हमें लगा टोटली इलॉजिक है, जो हमें लगा कि रिपीट हो रहा है, अब हमने क्लियर कर दिया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम आई वो डाटा की जो मिसिंग हो रहा था। अब मिसिंग डाटा को या तो हम कर सकते हैं कि लिस्ट वाइज डिलीट करें, अगर एक ऐसा डाटा है जो मैक्सिमम ने नहीं किया तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि चलिए उसको हम लीव ब्लैंक कर ले, पर लीव ब्लैंक इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हम ये क्या करते हैं, या तो हम एक एवरेज उसमें ऐड कर देते हैं, या फिर हम कोई भी रैंडम वैल्यू उसमें प्लेस कर देते हैं। Then after that we will move towards the descriptive statistics या फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमारा डाटा होगा, हम वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग द मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए उसको। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करेंगे तो हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स को डिटरमाइन करते हैं। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है, ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन की कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिफरेंस है या नहीं। अगर हमें फ्यूचर प्रिडिक्शन देखना है कि ऑनलाइन ऐसी वर्कशॉप सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं, तो अगर फ्यूचर आउटकम्स भी देखने हैं तो हम लोग डाटा एनालाइज के थ्रू निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के आपस में इफेक्ट का रिलेशनशिप, या किसी एक वेरिएबल का फ्यूचर असर क्या पड़ेगा, हम ये सब चीजें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेप में, और फाइनल स्टेप होता है आपका रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो रिपोर्टिंग से पहले ही देख लीजिए कि आपको जो आपका डाटा मिला है वो आपके आंसर को आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकंड आपकी हाइपोथेसिस का, जिस भी टारगेट से आपने हाइपोथेसिस फ्रेम की थी, क्या वो सपोर्टिव है। सेकेंड, जो आपने सर्वे जिसको भी यूटिलाइज किया था, क्या वो सारा जिस पर्पस के लिए आपने सर्वे किया था उस हिसाब से आपको डाटा अवेलेबल हो गया, और अगर नहीं हुआ है तो फ्यूचर सर्वे में आप क्या चाहते हैं कि आप अपने सर्वे में चेंज कर सके। अब फाइनल जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो मेक आवर रिपोर्ट मोर इंटरेस्टिंग, we will go for different types of visualization, जैसे हम बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स और इन सब को भी यूज कर सकते हैं for making the research report more useful. When you will go in study future lectures जो आपके एसपीएसएस के हैं, उसमें आसानी से आप देख लेंगे किस तरीके से हम आसानी से एनालिसिस भी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कर लेते हैं, और किस तरीके से हम आसानी से बार ग्राफ और स्कैटर प्लॉट्स आराम से बनाकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इन सब के बाद भी मेन चीज आपको देखना है कि कौन कौन से एरर्स रिजल्ट करते हैं सर्वे रिसर्च में। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी केयर व्हेन यू आइदर फ्रेम द क्वेश्चनवेयर और व्हेन यू सिलेक्ट द क्वेश्चंस और व्हेन यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, स्टिल अ नंबर ऑफ एरर्स इन द सर्वे रिसर्च रिजल्ट. Mainly there are two types of error. The one is the measurement error, and the second one is a systematic error. When I talk about the measurement error is basically the difference
about the value which you get from the result and about the proposed value which you had expected out of the result. मतलब जो information actually चाहिए थी आपको सॉल्व प्रॉब्लम के लिए और जो प्रॉब्लम आपको मिली, अगर दोनों वैल्यू में डिफरेंस आता है तो दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट एरर और सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर. सेकेंड है इंटरव्यूअर एरर. इंटरव्यूअर एरर हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है, जो रिसर्चर इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यूअर है, वो खुद इन्फ्लुएंस कर दे रिस्पॉन्सेस, because maybe he affects or he influence the response of the respondent. Secondly, जिस तरीके से वो क्वेश्चन इंटरप्रेट कर रहा है, हो सकता है उसका वे ऑफ इंटरप्रिटेशन से जो रिस्पोंडेंट है वो डिफरेंट आंसर दे. Now next is processing error. This is very important error. Processing error होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं डाटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब हम जो एरर आता है, अगर सारा इंफॉर्मेशन हम प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से जो एरर आता है दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग एरर. Now next is coming to the systematic error. Systematic error basically क्या होता है, वो एरर जब आपकी रिसर्च डिजाइन ही प्रॉपर ना हो. सेकेंड, सैंपल डिजाइन, जो मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो आपकी रिसर्च पे एक बिग क्वेश्चन मार्क पुट इन हो जाएगा. तो अगर आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्लियर नहीं है तो फ्रेम एरर आ जाएगा. जो पॉपुलेशन आपने ली है वो ही वहीं से आपने गलती कर दी तो पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन आ जाएगा. अगर आपने सिलेक्शन एरर की बात करते हैं तो वही जो पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया है, अगर वो क्लियर नहीं है तो अगेन इट वुड बी रिजल्टिंग इन द selection error. So this was with the end of the entire survey research. So at end to conclude is that definitely survey research is an excellent method of collecting the data from the respondents in a limited period of time. जो हमारा पर्पस है किसी रिसर्च का, कम से कम टाइम में हम अगर डाटा कलेक्शन करना है तो सर्वे रिसर्च बहुत अच्छा मेथड है. उसमें से भी आई फेवर ऑनलाइन सर्वे रिसर्च मेथड. द रीजन इज बिकॉज देयर द डाटा डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स वेरी इजी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड वेयर यू डू नॉट डू एनी एरर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ एंड when you are transforming the data, that means by the systematic errors that has been done. So thank you. This is all from my side. Ma'am? Yes, yes. किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट सर्वे रिसर्च यूज कर रहा है या करना चाहता है तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी या किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे. हालांकि मैडम ने हर स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है. और तो अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. यस, रचना बिलाल शायद क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं. यस मैम. मैम एक्चुअली जो मैट्रिक्स क्वेश्चंस हैं और जो पायलट सर्वे था वो आप एक बार फिर से क्लियर कर सकते हैं? हाँ बेटा, श्योर. बेटा देखिए, पायलट सर्वे की जब हम बात करते हैं, अब आपने सर्वे शेड्यूल बना लिया अपना, ठीक है. अब आपको टेस्ट करना है. सर्वे को रिसर्च में यूज करने से पहले उसकी प्री टेस्टिंग की जाती है. उसके लिए हम लोग पायलट सर्वे को यूटिलाइज करते हैं. मैंने जो आपको बताया कि पायलट सर्वे को, जो आपका सर्वे शेड्यूल है उसको चेक करने के लिए, अगर आपका पहला ही एरिया ऑफ स्टडी डिसाइडेड है और आपको ये पता है कि किस पॉपुलेशन पे आपको काम करना है, तो अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स को भेजने से अच्छा आप डायरेक्टली अपना जो सर्वे शेड्यूल है उस पॉपुलेशन पे अप्लाई करें. जब आप उसमें अप्लाई करेंगे बेटा, तो आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो उस रिजल्ट्स के बाद ही आप ये चेक कर लीजिए. सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो आपका पर्पस था रिसर्च का, क्या उसे सर्वे ने पूरा किया. वहीं पे पहला पॉइंट. दूसरा, आप ये देखेंगे कि सारे रिस्पोंडेंट्स जिन पर आपने अपना सर्वे अप्लाई किया था, क्या वो आपके रिस्पोंडेंट सारे रिसर्च क्वेश्चन समझ पाए. और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं क्या वो सही है. आपको उन रिस्पॉन्सेज या ऑप्शन में कोई चेंज तो नहीं करना, कहीं कोई बढ़ाना तो नहीं है, कहीं कोई कम तो नहीं करना. तो बेटा मेन चीज क्या होता है कि हम पायलट सर्वे के थ्रू ये एक छोटे सैंपल में अप्लाई करके ये चेक कर लेते हैं कि हमारा सैंपल सर्वे सही है, ये तैयार है, और अब हम इसे अपने मेन सैंपल में या मेन पॉपुलेशन सैंपल ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है बेटा?
ओके मैम, ओके। ये बेटा हुआ पायलट। और मैट्रिक्स क्वेश्चन क्या होता है बेटा, कि जनरली हम लोग फिक्स्ड और ओपन क्वेश्चन तो देते हैं जब भी आप क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल भी बनाएंगे। पर बेटा जब हम मैट्रिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैट्रिक्स क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बबल्स फॉर्म के थ्रू, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, उस तरह से आप ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे मैं रचना आप ही से पूछूं बेटा कि अगर आपको ये देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्स, ठीक है, उसमें से मैंने पहले रखा वेनिला, दूसरा रखा स्ट्रॉबेरी, तीसरा रख दिया बेटा ब्लैक करेंट, 4 ऑप्शन मैंने रख दी। अब रचना या सारे स्कॉलर्स इस बात का ध्यान रखे बेटा कि जो मैट्रिक्स में हम लोग स्केलिंग यूज करेंगे बेटा, उसमें आप अगर पहला वेरी सेटिस्फाइड यूज कर रहे हैं, हाईएस्ट परसेंटेज अगर पहले यूज कर रहे हैं, तो हर एक मैट्रिक्स में जो दूसरे क्वेश्चन भी है उसमें भी आप हाईली सेटिस्फाइड ही पहला स्केल रखेंगे। हाईली सेटिस्फाइड, जनरली डिससेटिस्फाइड और टोटली नॉट सेटिस्फाइड, आपने इस तरह का आपने स्केल बना दिया और नीचे बबल्स दे दिया। तो रचना पहला क्वेश्चन आप पे होगा, जैसे सपोज आपने कहा कि मैम मुझे वनीला अच्छी लगती है, तो आपने वनीला पे टिक कर दिया, वनीला वेरी मच। और आपने कहा स्ट्रॉबेरी मेरे को बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड है। तो ऐसे ऑप्शंस क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स क्वेश्चंस के थ्रू मिलते हैं। तो मैट्रिक्स क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्केलिंग एक ही टाइप का आप यूज करेंगे। यस मैम, यस मैम, थैंक यू और सो कोई मच क्वेश्चन? मैम। मैम पैनल सर्वे को एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। बेटा बेसिकली पैनल सर्वे की जब हम बात करेंगे तो पैनल सर्वे यहाँ पर हम लोग जैसे सर्वे की बात करते हैं, तो बेटा पैनल सर्वे मेनली आप एक डिवाइस करते हैं पैनल की। अब इससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपका पैनल सर्वे अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अगर आप डायग्नोस्टिक रिसर्च के लिए कर रहे हैं, कोई क्लिनिकल रिसर्च की बात कर लेते हैं बेटा, तो आप एक जो आप सर्वे करेंगे वो एक पैनल के थ्रू करेंगे या पैनल डिस्कशन को बुला लेंगे। उसमें आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग 4-5 लोगों को अपने साथ ही बुला लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को उनके उस क्वेश्चन को उनपे थ्रो करते हैं और फिर हम लोग को जो डाटा कलेक्ट होता है वो उनके फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन से या फिर पैनल डिस्कशन के थ्रू हमें अवेलेबल होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। Any other question? यस मैम। Yes, दिनेश। हेलो मैम, जैसे ऑनलाइन सर्वे में एक टूल कंस्ट्रक्ट करके हम ईमेल के थ्रू या किसी और को सेंड करते हैं ना, हाँ बेटा। तो उसमें जो है हम देख नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो वही रिस्पॉन्ड भर रहा है, मतलब जिसको भरना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरा भी भर देता है उसको। तो इसमें मैम रिसर्च में थोड़ा एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। बेटा बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहले तो दो चीज ये है कि डेफिनेट बात है बेटा, जब हम ऑनलाइन सर्विस की बात कर रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि सिर्फ केवल फेस टू फेस इंटरव्यूज में ही आप श्योर हो सकते हैं कि रिस्पोंडेंट वही है जो रिस्पॉन्स कर रहा है। ये बात तो आप Yes, मानते ma'am. हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। पर किसी भी ऑनलाइन सर्वे की बात करूं, चाहे मैं क्वेश्चनर की भी बात करूं, चाहे किसी भी फॉर्म के थ्रू भेजूं, तो उसमें हम रिस्पोंडेंट के लिए तो श्योर नहीं हो सकते। लेकिन बेटा यस मैम। आप एक चीज ही श्योर हो सकते हैं कि अगर आपने जैसे कोई कंस्ट्रक्ट किया टूल, ठीक है, तो आपने सबसे पहले आप अपने क्लोजेस्ट पहले फ्रेंड को भेज सकते हैं, यस मैम। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने उसमें कोई लॉजिक यूज किया है, स्किप लॉजिक, डिस्प्ले लॉजिक, तो वो ढंग से वर्क कर रहा है, ये तो क्लियर हो जाएगा। यस मैम। अब एक असम्पशन हम ये मान लेते हैं बेटा, ये तो श्योर है कि हम रिस्पोंडेंट को जज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और अगर हमें रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन है और वो रिस्पॉन्सेज क्लब कर रहे हैं, उनसे मैच कर रहे हैं, तो एक यही तरीका हो सकता है कि हम प्रिडिक्ट कर लें कि वो रिस्पोंडेंट सेम है। अदरवाइज बेटा ऑनलाइन ये पता करना कि रिस्पोंडेंट वही है जिसको हम भेज रहे हैं बेटा, दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा। यस मैम। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एक्चुअली बहुत सिली सा क्वेश्चन है ये। कोई बात मैम नहीं मुझे बेटा। जितने भी मिलते हैं सर्वे के लिए, जितने भी ये मिलते हैं गूगल फॉर्म से अदरवाइज, हाँ 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 बेटा। एज ए रिस्पोंडेंट भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि मोस्टली मैम मेरा न्यूट्रली जाता है, क्योंकि शायद मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डिसाइडेड या ओपिनियनेटेड नहीं रहती हूँ मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है जैसे मैं एरर क्रिएट कर रही हूँ, मतलब नाउ दैट आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, आई एम स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, बट मुझे लगता है मैं बस एरर क्रिएट कर रही हूँ।
बेटा वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो मैंने मैट्रिक्स में आपसे एक चीज कही कि यस चॉप कि आउट न्यूट्रल द क्वेश्चन न्यूट्रल को चॉप करना चाहिए। यस मैंने कहा चॉप कर दीजिए, क्योंकि रचना बेटा ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एक अभी इंटरनेशनल स्टडी थी बेटा, मैंने जिसमें वर्क करना चाहा था कोविड-19 पे। मैंने अभी मैम से भी डिस्कस कर रही थी कि सोशल आइसोलेशन और फिजिकल आइसोलेशन की बात कर रही थी मैं, जहाँ पे ये कह रही थी कि टर्म सोशल आइसोलेशन सही नहीं है, हमें फिजिकल आइसोलेशन की बात करनी है। राइट तो प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा कि जब मैंने गूगल फॉर्म बनाया तो उसमें न्यूट्रल ऑप्शन पहले दिया और सेकंड सर्वे टाइम पे नहीं दिया, तो सेकंड टाइम पे आई गॉट मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। तो न्यूट्रल ऑप्शन जनरली जब आप बना रहे हैं मैट्रिक्स क्वेश्चन उसे चॉप आउट ही कर दीजिए, क्योंकि जनरल अगर बेसिक लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊं तो बेटा जिसे कुछ समझ में नहीं आता वो सीधे सीधे न्यूट्रल टिक कर देता है। ये ओके बेटा? यस मैम, थैंक ओके यू। बेटा, ओके बेटा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।